ऐसे बॉयज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है डू दिस, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ओपन द गेट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है लेट मी डू दिस। क्या आप इनके पैसे बॉयज बना सकते हो? क्या आपको पता है कि इनका पैसे बॉयज किस तरीके से बनेगा? अगर नहीं पता है तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पैसे बॉयज के पैसे बॉयज सीरीज का डे 6, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपेरेटिव क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सिंपल सी मेथड होता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस कर नहीं पाते जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और सिलेक्शन से हम बहुत दूर चले जाते हैं। क्वेश्चन की अगर अपन लिमिटेशन को देखें तो क्वेश्चन देखते हैं अपन कितने सिंपल से लिखे हुए। क्वेश्चन से इतना लिखा है डू दिस, और डू दिस को आपको बनाना इंपेरेटिव में इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। अब अपन बात करते हैं पहले इंपेरेटिव क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन इंपेरेटिव की बात करें तो इंपेरेटिव क्या होता है, इसे अपन दो तरीके से समझेंगे। एक तो होता है डेफिनेशन, ये कि ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाता है, उसको अपन कहते हैं इंपेरेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। वहीं अगर अपन दूसरी बात करें कि जहां अपन को समझना हो, देखिए अगर किसी भी डेफिनेशन को रटने के हिसाब से जाओगे तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपको हमेशा से बहुत कठिन लगा है, इंग्लिश आपको समझ नहीं आई है, वो आगे भी आपके लिए वैसे ही रहने वाले। लेकिन अगर डेफिनेशन की अपेक्षाकृत उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट और बहुत अच्छे से आप पढ़ भी सकोगे और उसको अच्छा कर भी सकोगे। मैंने कहा कि इंपेरेटिव जो डेफिनेशन बताता है वो ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाए। लेकिन अगर अपन किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत पड़ती है। पर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो जब मैंने कहा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में से अगर अपन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, केवल और केवल यहाँ बचेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बचेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है, वो वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसको अपन कहते हैं इंपेरेटिव। और यहाँ जो वर्ब से स्टार्ट होगा वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ओपन द डोर। जैसे अपन ने लिखा ओपन द डोर, तो यहाँ जो ओपन है ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द डोर हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वहीं अगर अपन ने सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा डू और ये लिखा दिस वर्क, तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि ये जो डू लिखा है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या इसके अलावा थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, तो यहाँ पर जो टेक लिखा है ये कौन सी फॉर्म में माना जाए, कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं, एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बाद बाकी ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिएगा। देखिए सबसे पहले अगर अपन एक्टिव में बात करें, ठीक है, यहाँ अपन ने लिखा एक्टिव, तो एक्टिव में अगर अपन बात करें तो आपको सेंटेंस मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन यहाँ क्या बनाएंगे, इसको पैसिव। जब पैसिव बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट। ठीक है, पैसिव में हमेशा क्या आएगा, लेट। फिर इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखते हैं, फिर इसके बाद में बी ई बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में अपन ने लिखा डू दिस और ये अपन ने लिखा वर्क। ठीक,
इंपेरेटिव में अलग अलग रूल होता है, एक एक रूल को पढ़ते जाएंगे और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ में सारे रूल पढ़ दिए और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, पहले एक रूल के साथ में एक क्वेश्चन, फिर एक या दो क्वेश्चन, जितने भी बन पड़ेंगे उतने क्वेश्चन अपन करते चलेंगे। जैसे ये लिखकर डू दिस वर्क, डू क्या हो गया हमारे लिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और दिस वर्क क्या आ जाएगा हमारे लिए बेटा ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हमें पैसे बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, ये आता ही आता है, मैंडेटरी है, ठीक है, लेट आ गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, ये लिखा अपन ने दिस वर्क। इसके बाद बी ई बी, और यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ये हो गया आपके लिए डन, ठीक है, ये बन गया। क्लियर हुआ। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ओपन द गेट, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ओपन द गेट, तो ओपन हमारे लिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द गेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको कहा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट, ये तो आएगा ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द, और ये लिखा अपन ने गेट। इसके बाद रूल क्या कहता है, बी लगाओ, बी ई बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड, ये हो गया आपके लिए पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ, ये अपना पहला। इसके बाद अगर अपन यहाँ बात करेंगे दूसरा, तो दूसरे में जैसे मान के चलिए ये लिखा अपन एक्टिव, और एक्टिव का जो सेंटेंस है वो खुद लेट से स्टार्ट हो जाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट। तो यहां मैं इसको कहूंगा कि ये हो गया मेरे लिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये हो गया मेरे लिए ऑब्जेक्ट सेकंड, मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहले वाले को अपन ने पहला ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरे वाले को अपन ने दूसरा कह दिया। कई बार क्या होता है कि आपको समझने में क्या, देखो एक सिंपल सी बात समझना, चीज वही होती है, किसी के समझाने का तरीका ऐसा होता है कि उसी चीज को दूसरे तरीके से कह देता है और समझ में आ जाता है। वहीं कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती है कि जिसको एक्सप्लेन करते समय ये लगता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसी को ही ऑब्जेक्ट में और जाना कर देंगे, तो माइंड क्या हो जाता है, एकदम से ब्लॉक हो जाता है कि यार ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे। चीज क्या होती है उसको समझना। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सब सब्जेक्ट वाले होंगे, सभी के सभी सब्जेक्ट, जैसे मी हुआ, सी का हर हुआ, ठीक है, यू का यू हुआ, ही का हिम हुआ, तो इस तरीके के रहते हैं। तो इसको अपन ने इतना ज्यादा डिटेल में जाने की अपेक्षा कर, या अपन कह सकते हैं वैसी तो इंग्लिश आती नहीं है, और इंग्लिश नहीं आती और जाना वर्णन करने के लिए अपन रूल्स को कुछ भी कर दे या और जाना उसको भारी भरकम बना दे, उससे अच्छा है सिंपल सादा समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए उसको अपन ऑब्जेक्ट फर्स्ट कहेंगे, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए उसको अपन सेकंड वाला कहेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसको अपन किस में ट्रांसलेट करेंगे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जब अपन इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अपन लेट, फिर इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट सेकंड होगा उसको यहाँ उठा कर लेके आएंगे, फिर लिखेंगे अपन बी ई बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ये लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और बाय के बाद यहाँ आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये सिंपल है। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, पहला वाला कुछ भी हो दूसरा वाला कुछ भी हो, हमें सिर्फ इतना समझना है कि पहला वाला पहला रहेगा और दूसरा वाला दूसरा रहेगा। इससे जाना हमें इसके जाना चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जैसे क्वेश्चन लिखा, मी लेट मी क्लोज द, और ये मैंने कहा बुक्स, ठीक है, मुझे बुक्स क्लोज करने दो। तो यहाँ आ गया लेट, और ये आ गया मी, ये अपना ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट सेकंड, ये हो गया अपने लिए ऑब्जेक्ट सेकंड, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था अपन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे, अपन को कोई मतलब नहीं है कैसा ऑब्जेक्ट है क्या है। अब इसको अपन पैसे बॉयज के हिसाब से रखेंगे, जब अपन इसको पैसे बॉयज के स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे तो जो स्ट्रक्चर कहता है बस वही करो। बेसिक सी इंग्लिश को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में दिलचस्पी आना। कहा जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट में जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आपका उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, हिंदी मीडियम में रहकर फिर मैंने इंग्लिश को अच्छा किया, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए फिर एसएससी भी फाइट किया, एग्जाम भी दिए, और धीरे धीरे करके इंग्लिश पढ़ाने लगा, तो इंग्लिश में मेरा मतलब इंग्लिश का टीचर भी बन गया, और मैं आज लगातार पढ़ा भी रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ गया था, मेरे को अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से सीखे थे, नहीं, स्टार्टिंग से मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सीखा था, लेकिन
धीरे धीरे करके जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, किसी ना किसी टीचर का, मतलब किसी ना किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, हर किसी का होता है। किसी का मैथ होता है, मैथ में अच्छा करता है, ठीक है, किसी का जीएस होता है, जीएस में अच्छा करता है, किसी का रीजनिंग होता है तो जिसका मैथ होगा रीजनिंग कर ले जाएगा, किसी का इंग्लिश अच्छा लगता है तो वो इंग्लिश कर ले जाता है। तो आप अपने लिए इंटरेस्ट लेकर आइए। और जब आपने एसएससी चुना हुआ तो एसएससी में एक बात सीधी सीधी सी समझिएगा, सबसे प्यारी सी बात और सबसे अच्छी बात को समझना, एसएससी अगर आपको निकालना है तो एसएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करना पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट उतना तो करना पड़ेगा कि एसएससी हमसे क्या पूछ रहा है और एसएससी के हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डर नहीं, फिक्र नहीं, बस पढ़ाई करते चलो, मेहनत करो, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, वो धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी चीज को समझने से पहले, कोई भी चीज को करने से पहले मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। मैं हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं अपने जीवन में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन रहोगे तो हमेशा आगे जाओगे। मोटिवेशन रहोगे तो सिर्फ एक पल के लिए जाओगे, दूसरे पल में हो सकता है कुछ भी हो जाए, या आप ऊपर गए नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चीजों को समझो, डिसिप्लिन में रहो और फिर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, जो रूल कह रहा है बस वही करते चलना। सबसे पहले लेट, तो ये लिखा अपन ने लेट। फिर कहा ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड ये, तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या जाए, द बुक्स, ये आ गया बुक्स। फिर कहा बी ई बी, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इसके बाद में लिखा बाय, और बाय के बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, मी। तो आपको पता है बाय के बाद तो वैसे भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो बाय के बाद वैसे भी ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट ही है तो मी का मी रहेगा। मिस्टेक क्या कर देते हैं कई लोग, मी को आई में बदल देते, आई में नहीं बदलना है। या यहाँ पर हर होता तो वो सी में बदल देगा, हिम होता तो यहाँ पर हिम होता तो यहाँ पर ही में बदल देता, अगर देम होता तो यहाँ पर दे में बदल देता, नहीं। बाय के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, लेट हर, ठीक है। लेट हर ओपन द, और ये अपन ने लिखा पेन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको अपन कहेंगे फर्स्ट और इसको कहेंगे अपन सेकंड। अब आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, फिर लिखोगे द, और ये लिखा अपन ने पेन, फिर बी ई बी, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर ओपन का क्या लिखोगे, ओपेंड, और इसके बाद में बाय, बाय के बाद में ये लिखा अपन ने हर का हर। तो यहाँ पर इंपेरेटिव के 2 रूल्स कंप्लीट। आप दोनों को नोट डाउन करिए और बढ़िया नोट्स बनाकर चलिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब अपन आ जाएंगे तीसरे पर। ये लिखा अपन ने तीसरा। तीसरा मान लीजिए कि आपके लिए सेंटेंस आ गया नेगेटिव। सेंटेंस कैसा आ गया, नेगेटिव। तो यहां जैसे अपन ने लिखा एक्टिव, अब एक्टिव में अगर ये नेगेटिव है, ये लिखा अपन ने डू नॉट, ठीक। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हो गया। अब अपन इसका क्या बनाएंगे, पैसे। तो जब अपन इसका पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट, फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अपन नॉट, और इसके बाद बी ई बी, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सिंपल है, ऑब्जेक्ट और बी के बीच में अपन किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। या अपन ये भी कह सकते हैं कि बी से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपन ने लिखा डोंट, ठीक है, डोंट प्ले, या अपन ने लिखा डोंट टच, ये लिखा अपन ने डोंट टच द, और ये लिखा अपन ने बुक्स, ठीक। नेगेटिव है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे लिए द, और ये लिखा बुक्स। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, और इसके बाद में बी ई बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। टच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टच्ड। ये बन गया सेंटेंस। तो जैसा स्ट्रक्चर आपसे कहता चले वैसा वैसा आप करते चलना। इसके बाद में अपन ने दूसरा क्वेश्चन लिखा, और दूसरा क्वेश्चन में अपन ने लिखा डोंट प्ले द गेम, ठीक है। डोंट प्ले द गेम। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, द गेम, और इसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर बी ई बी। अब चाहिए अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड।
ये लिखा अपन ने प्लेड। ये हो गया आपका तीसरा रूल। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के 3 रूल कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहला सिंपल था, दूसरा लेट का था, फिर तीसरा निगेटिव का। अब अपन इसके आगे भी और समझेंगे। यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपना आ जाएगा फोर्थ। देखो इसको समझना, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी प्लीज या आपको काइंडली लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, ये आ गया प्लीज और काइंडली का, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्टिव। एक्टिव में क्या रहेगा, प्लीज, और ये अपन ने लिखा काइंडली, ठीक है, प्लीज काइंडली। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अपन ने लिखा ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्टिव। अब आप क्या बनाओगे इसका पैसिव। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट ना सॉरी प्लीज और काइंडली, यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव करोगे तो इसकी जगह आ जाएगा यू आर, यू आर, और ये अपन ने लिखा रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्लीज और काइंडली की जगह पर आएगा, ठीक है। इस इतने का प्रयोग अपन किसकी जगह पर करेंगे, प्लीज और काइंडली की जगह, यानी प्लीज और काइंडली हट जाएगा और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और टू के बाद जो भी लिखा हो उसको वैसा का वैसा लिख देना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, नहीं अब नहीं आएगी, क्योंकि टू के बाद हमेशा अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको ऑलरेडी मिलता ही है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा प्लीज, और ये अपन ने लिखा कम हियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्लीज हटा दोगे, प्लीज की जगह क्या आ जाएगा, यू आर, और ये अपन ने लिखा रिक्वेस्टेड टू, आ गया। और इसके बाद ये लिखा कम हियर, ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर का है बस वैसा वैसा करते करते चलो। इसके बाद अपन ने लिखा काइंडली हेल्प द, और ये लिखा पुअर। तो काइंडली हट जाएगा, काइंडली की जगह क्या आ जाएगा, यू आर, और ये अपन ने लिखा रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद में अपन ने लिखा हेल्प द पुअर। सिंपल से सेंटेंस है बिल्कुल। आप ऐसा कभी नहीं सोचे कि आप हिंदी मीडियम के हैं या ग्रामीण सेक्शन से हैं, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कमजोर है, तो अब क्या करें। बेटा इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस उसको समझने की जरूरत है। अगर आप उसे अच्छे से समझ के चलोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ लोगे, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ लोगे। लेकिन बहरहाल अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। ये नहीं है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर जरूरी है, अरे गली का क्रिकेट खेलने में भी किसी का मन नहीं है या उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप उससे क्रिकेट नहीं खिला सकते, ठीक है ना। बस वही चीज है कि आपके अंदर दिलचस्पी होना चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, आप उसमें कहीं ना कहीं भाव रखते हो तो ये मानकर चलना फिर वो सब्जेक्ट आपसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ थोड़ा सीखने में डिफिकल्ट हो सकता है, पढ़ने में लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन आप सीख जाओगे, ये बात पक्का है, ठीक है। ये हो गया अपना चौथा रूल। इसके बाद अगर अपन फिफ्थ पे बात करें तो फिफ्थ और ये सिक्स दोनों एक साथ में अपन समझेंगे। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप इस सेंटेंस को सबसे पहले रीड करोगे। रीड करने के बाद आपको इस सेंटेंस को अंडरस्टूड करना है, ठीक है। पहले आप पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर आपको समझना है। और जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, यानी पढ़ते ही साथ समझोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ा, और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस सेंटेंस से हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप यहां पर लिखोगे आर यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद सेंटेंस जो भी लिखा हो उसे वैसा का वैसा ही लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी सेंटेंस को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे सेंटेंस में आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो आप लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है,
यू आर एडवाइज्ड टू, और इसके बाद सेंटेंस जैसा का जैसा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये लिखा अपना ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेंटेंस में लिखा नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि सर जैसे प्लीज और काइंडली लिख के आता है वैसे ये भी रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लीज और काइंडली आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन बात बाकी आपको ऑर्डर पे और एडवाइस पे क्वेश्चन पढ़कर आपको खुद अंडरस्टूड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इतना नहीं है, सेंटेंस जो भी लिखा होगा उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में वास्तव में क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट एडवाइस कर रहा है, आ जाएगा समझ। सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन में मैंने लिखा, ये लिखा मैंने ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये लिखा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी का लेकर आओ। अब एक गिलास पानी का लेकर आओ तो जाहिर सी बात है अपन क्या दे रहे हैं, एडवाइस तो दे नहीं रहे, ऑर्डर दे रहे हैं। और अगर अपन ऑर्डर दे रहे हैं तो सेंटेंस में क्या लिखोगे, यू आर, और ये लिखा अपन ने ऑर्डर्ड टू, और इसके बाद में ये लिखा अपन ने ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, और इसके बाद ये लिखा अपन ने बटर। ये बन गया, जैसा स्ट्रक्चर का है वैसा करते चला। टू के बाद आप देखोगे सेंटेंस जो भी लिखा हुआ था उसको वैसा का वैसा ही अपन ने लिखा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी चेंजेस नहीं। अब वहीं अगर अपन इसमें बात करें कि दूसरा सेंटेंस जैसे अपन ने लिखा टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। अब यहाँ पर मेडिसिन लेने की बात कर रहा है, मेडिसिन लेने की बात करेगा तो सामने वाले को क्या देगा, एडवाइस, और एडवाइस लिख देगा तो आप क्या लिखोगे, यू आर, और इसके बाद ये लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवाइस, ठीक है। और एडवाइस के बाद में टू, और टू के बाद सेंटेंस जैसा हो वैसा का वैसा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऑलरेडी किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसलिए जैसा होता है उसको वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर देते। ठीक है, समझ आ रहा है ना अच्छे से। कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर होगा, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो कहीं से भी अगर आपको नोट डाउन नहीं कर पाए हो, कोई भी परेशानी रह गई हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे समझ सकते हो एक्टिव और पैसिव। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर खुद लेट से स्टार्ट हो जाए तो फिर आप लेट से ही बनाओगे, ऑब्जेक्ट सेकंड पहले आ जाएगा, फिर बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर डोंट नेगेटिव है तो आप लेट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बी नॉट लिखोगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज और काइंडली अगर दिया हुआ है तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो प्लीज और काइंडली ये हट जाएगा, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एडवाइस और ऑर्डर आगे लिखा है नॉट गिवन, नॉट गिवन मतलब ये आता नहीं है, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ोगे समझ आ जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन में कर सकते हो। और हाँ एक बात और समझना, अगर आपको ऑर्डर और एडवाइस समझ में नहीं है तो सिंपल सा मेथड है, आप उसको लेट से भी बना सकते हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो। इसके बाद सेंटेंस करते, ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है क्लोज द डोर, तो यहाँ पर क्लोज क्या अपने लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द, और ये लिखा डोर बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, काइंडली क्या लिखोगे, यू आर, ये लिखा अपन ने ऑफर रिमार्क्स कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें पेंट द विंडोज, ठीक है, पेंट द, अब सेंटेंस पेंट द विंडो यानी क्वेश्चन ऑर्डर से लेट द, और ये लिखा अपन ने विंडोज, ठीक है, बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंट का पेंटेड। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक, चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टेक द मेडिसिन है, टेक
द मेडिसिन, एडवाइस दे रहा है, और एडवाइस दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, यू आर और एडवाइज्ड, ठीक है, टू, और टू के बाद सेंटेंस जैसा का जैसा, टेक द मेडिसिन, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, मेडिसिन, ये बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर। गिव द ऑर्डर सेंटेंस किस में जा रहा है, लेट में भी बना सकते हो, ऑर्डर से भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू गिव द ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑर्डर डबल लगेगा, इसलिए सिंपल सा लेट से बना दो, ज्यादा बेहतर लगेगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ठीक है, ये बन गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस गलत नहीं करना, आपको जिस जिस स्ट्रक्चर से मैंने समझाया बस उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना, सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए, सारे क्वेश्चन अपन ने एग्जाम में आए हुए करे, और अगले जो क्वेश्चन है वो कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन कौन से है, देखो ऑप्शनल आ गए। अब ऑप्शनल में क्या होगा, जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ना और उसके 4 ऑप्शन में से अपना आंसर लेकर आना है। इन्फॉर्म द पुलिस, तो यहाँ पर सेंटेंस देखा, पहले तो इन्फॉर्म द पुलिस लिखा है तो ऑर्डर दे सकते हैं, पर 4 ऑप्शन में ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है तो लेट से बनेगा। अब आप लेट से बना दो, पहले क्या आएगा लेट, तो यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर पुलिस, तो ये दोनों तो हट गए, अब ये दोनों बचे, अब इन दोनों में से आंसर हमारा कोई भी एक आएगा। तो यहाँ पर लेट द पुलिस बी नहीं है और इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हट गया, आंसर बचा केवल एक, हो गया। तो अगर स्ट्रक्चर अच्छे से समझा ना तो जो 4 ऑप्शन दिए उन्हीं में से हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, लेट मी डू दिस। लेट, लेट एक्टिव है, लेट से आ गया, तो आपको अच्छे से पता है कि डबल ऑब्जेक्ट वाला हो गया, एक ऑब्जेक्ट दूसरा वाला पहले आ जाएगा और पहला वाला लास्ट में जाएगा। तो आप देखोगे ये इसमें तो लास्ट वाला है ही नहीं है, और ये लेट डू दिस सेम का सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये हट गया। इन दोनों में देखोगे तो ये लेट से है, तो ये किससे, दिस से, तो ये भी हट गया, आंसर केवल एक ही बचा। और अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करो तो बना भी सकते हो, लेट दिस बी और डू का डन, बाय और इसके बाद मी का मी, वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर आप लिखे लेट हिम सी द पिक्चर, तो सेम आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? अगर आपको वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें कि इम्पेरेटिव क्लियर। इसके अलावा जो भी प्ले लिस्ट है उसको वॉच करिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर भी करिएगा, और आप भी अच्छे नोट्स बनाकर चले और अपनी मदद खुद से करें। कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता है, अच्छा सब्जेक्ट होता है, अगर आप बेकार मान के बैठे हो तो वो रिजल्ट भी बेकार देगा, अच्छा मानकर बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू वांट यू बिकेम। मस्तिष्क ही सब कुछ है, आप जैसा सोचोगे वैसा वो रिजल्ट देगा। आप अपने माइंड में अगर नेगेटिविटी सोच रहे हो तो वो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ला के देगा। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव सोच रहे हो तो माइंड आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही लाकर देगा। आप सोच रहे हो कि इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट है। आपको लगता है कि नहीं बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन तब तक जब तक मैं नहीं सीख रहा हूँ, अगर मैं इसको सीखने की कोशिश करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो धीरे धीरे करके परेशानी आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आ सकती है, लेकिन आप सीखते जाओगे, कोशिश करोगे तो एक समय आएगा आप इंग्लिश को सीख जाओगे, तब मैं आप समझोगे कि हाँ यार इंग्लिश बहुत सरल सब्जेक्ट था, बस हमने ही कहीं ना कहीं कमी रखी थी। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है, गिव द ऑर्डर, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले। और अगली क्लास के लिए तैयार रहना, जहाँ पर मैं आपको मोस्ट इन पैसिव वॉइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने वाला हूँ, जिसमें 90 नहीं, 90 तो छोड़ दीजिए, जिसमें 100% स्टूडेंट 100% मिस्टेक करता है। यानी मिस्टेक हो जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, या मैंने कहा ये तो ज्यादा हो गया, मैं कह सकता हूँ कि 99% तक मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, 99% तक। तो कोशिश करेंगे कि अपन उसको अच्छे से समझे, और टाइप होगा आपका इंटेरोगेटिव।
मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको भी अपन बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और एक एक स्टेप से समझेंगे, जहां पर मैं खुद पेन से लिखकर आपको बताऊंगा कि देखो कहाँ कहाँ कैसे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आप मिस्टेक कहाँ करोगे। जब हम इस बात को समझ जाए कि यहाँ पर ही मिस्टेक होगी और उस मिस्टेक को अगर मैं हटा के रख दूं, तो फिर स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो सही होने वाला है वो तो आप सही कर ही रहे हो, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को पकड़कर अपन सबसे ज्यादा उसी पर डिस्कस करें, उसी को ही जाना समझे, तो बचा हुआ पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इंटरोगेटिव। मिस मत करना, प्लेलिस्ट पूरी वॉच करिए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि आप मुझे जितना जानना आप लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए इंग्लिश का पोर्शन दे पाऊंगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।